आ गए सब लोग? देखें आगे, करूं स्टार्ट? देखें आगे, ये जो मान है डेल एच ओवर डेल टी, पी का मान मैं इस इक्वेशन में रख रही हूं, तो रखो ये डेल एच ओवर डेल टी की जगह पर क्या कर दिया, डेल ई ओवर डेल टी पी, ठीक है, प्लस पी डेल वी ओवर डेल टी पी, मान रख दिया, और क्या बचा, माइनस के डेल ई ओवर डेल टी वी। इक्वेशन 5, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अब देखो, अब मैं क्या करूं ऐसा, मैं ऐसा क्या करूं कि आगे इसे सॉल्व कर सकूं। तो मुझे यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है, ई, इंटरनल एनर्जी दिखाई दे रही है। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि ये चीज सॉल्व हो जाए। तो देखना कैसे, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकती हूं, माना ई जो है वो फंक्शन है किसका, ताप और आयतन का। अब क्या करें, इसका पूर्ण अवकलन कर दें, डी बराबर क्या आएगा, डेल ई ओवर डेल टी वी डी टी प्लस डेल ई ओवर डेल वी टी डीवी। ये आ गया डी का मान। अब मैं क्या कर रही हूं, इस समीकरण के अंतर्गत, इस समीकरण के अंतर्गत यहां देखना, इसके बाद इस समीकरण के बाद मैं कर रही हूं कि इसमें, इस समीकरण में दोनों ओर dt का भाग देकर, dt का भाग देकर हम क्या कर रहे हैं कि हम dt का भाग दे रहे हैं। dt का भाग देने का मतलब मेरा क्या होगा कि मैं इसे सॉल्व करने की ओर लेके जा रही हूं, क्योंकि मुझे एक्चुअली में मुझे इनको सॉल्व करके एक चीज बनानी है कि मुझे इस इक्वेशन तक पहुंचना है। मुझे किस इक्वेशन तक पहुंचना है, इस इक्वेशन तक पहुंचना है। तो अब देखना मैं क्या कर रही हूँ, समीकरण 5 में पहुंचूंगी मैं। देखो, दोनों ओर dt का भाग देकर स्थिर दाब की शर्त लगाने पर। अब आप सोच रहे होंगे मैडम स्थिर दाब की शर्त क्यों, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन के अंतर्गत देख रहे होंगे आप कि दाब आ रहा है और मुझे ई की जगह पर यहां पर लिखना है, तो मैं स्थिर दाब की शर्त लगाऊं और टी का भाग दे दूं, स्थिर दाब की शर्त लगाऊं और टी का भाग दे दूं, तो ऐसी कुछ फॉर्म बन जाएगी। देखो कैसे करो, दे रही हूं भाग, एक तरफ तो मैंने dt का भाग दे दिया, ये रहा, किसकी शर्त लगा दी, p की शर्त लगा दी, बराबर देखना डेल ई ओवर डेल टी, ये b की शर्त लगी हुई है, लेकिन मैं एक तरीका कर सकती हूं, dt ओवर dt भाग दो, ठीक है, प्लस देखते चलना डेल ई ओवर डेल वी टी, और इधर dt का भाग दे दो और स्थिर दाब की शर्त लगा दो। फटाफट एक बार इसको फटाफट से एनालिसिस करो कि ये कैसे किया मैंने, और नहीं आया हो तो बताओ कि दोबारा समझाओ मैडम। अरे यार, अगेन देखो, एक बार देखना, देखो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं इसको एक बार पूरा करा के फिर रिपीट करती, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लो। यहां पे मैंने, मेरे पास ये तक तो समझ में आ गया होगा। इस इक्वेशन के बाद मेरे पास ई है, यहां भी ई है, यहां भी ई है, v के फॉर्म में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है कि v के फॉर्म में मैं कुछ ज्ञात कर सकूं। तो मैं एक तरीका कर सकती हूं, माना कि इंटरनल एनर्जी किसका फलन है, ताप एवं आयतन का फलन है। ताप एवं आयतन का फलन होने के बाद इस इक्वेशन को मैंने डिफरेंशियल कर दिया, पूर्ण अवकलन कर दिया, ये रहा। जैसे ही मैंने इसे पूर्ण अवकलन किया, तो इसको पूर्ण अवकलन करने के बाद ये चीज आ गई, डी बराबर एक बार ताप के सापेक्ष अवकलन स्थिर आयतन पर, एक बार आयतन के सापेक्ष अवकलन स्थिर ताप पर, कर दिया। अब क्या करूं कि मैं इस इक्वेशन तक पहुंच सकूं, कि मैडम आप एक तरीका कर सकती हो, या तो स्थिर आयतन की शर्त लगा दो, ये वाली वैल्यू रख दो, पर इससे क्या फायदा होगा मुझे, मुझे फायदा तो इससे होगा, ये तो क्या है, ये तो बाद में कट जाएगी वैल्यू,
मुझे क्या है, इसको इक्वेशन को छोटा करना है, तो मैंने क्या किया कि dt के स्थिर दाब की शर्त लगा दी, स्थिर दाब की शर्त लगा दी, और स्थिर दाब की शर्त लगा के मैंने किसका भाग दे दिया, dt का भाग दे दिया। दोनों ओर dt का भाग देकर p की शर्त लगाने पर स्थिर दाब की, तो देखना d/dt, स्थिर दाब की शर्त लगा दी, बराबर del/del v dt/dt। इधर dt का भाग दे दो, इसमें तो दे नहीं सकते कि इसके नीचे भाग दे दूं, ये जगह है मेरे पास, मल्टीप्लाई में है तो दे सकती हूँ, भाग दे दिया, स्थिर दाब की शर्त लगा दी, प्लस ये वाली चीज, और फिर इसमें dv/dt p कर दिया, t की dt का क्या दिया है, भाग दिया। अब देखना, अब आगे देखना, ये तो कैंसिल, तो बचा क्या, यहां बचा d/dt p बराबर क्या बचा, del/del v प्लस del/del v t, और यहां से क्या आ गया, dv/dt p। अभी से घबरा गए तो आगे क्या होगा, जब अभी तो इतने सारे डेरिवेशंस पढ़ने इसके अंतर्गत, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बड़े सिंपल, सीपी और सीबीसी तो स्टार्टिंग होती है इसकी। अब देखना, ये वाली चीज लगा दी मैंने, यहां से ये आ गया, इस डी, अब आप बोल रहे होंगे मैडम यहां तो डेल ई है और यहां डी है, लेकिन शर्त देखना जरा, लग तो स्थिर दाब की शर्त रही है, इसमें भी स्थिर दाब है, तो क्यों ना मैं इस del/del वी पी का मान इस इक्वेशन 5 में रख दूं। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, d/dt p का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में मान रखो, क्या आएगा, Cp माइनस के Cv बराबर, यहां पे ये मान रख दो, रखो मान, क्या आएगा, del/del v प्लस del/del t, ध्यान से देखते चलना, हो गया खत्म, बस लास्ट है, dv/dt p रख दिया मान, और जो एग्जैक्ट है वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा रख दो, प्लस p del/del p माइनस के del/del v। क्या चीज कैंसिल हो सकती है, ये और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं कि नहीं, ये कैंसिल हो गया इससे, देख लेना, स्थिर आयतन की शर्त लग रही है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, तो क्या बचा, क्या बचा, Cp माइनस Cv बराबर क्या बचा, del/del v t, क्या बचा, dv/dt p प्लस p क्या है, del/del p, कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन लेना आता है नहीं आता, कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से, ये देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, Cp माइनस के Cv बराबर, कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा, del/del v t, यहां क्या बचा कॉमन के बाद, यहां बचा मैडम dv/dt p, और यहां क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ p। पहले तो ये पूरा यहां तक ये होने के बाद अब बहुत सिंपल सी चीजें रह गई हैं, बस हम पीवी बराबर एनआरटी का फॉर्मूला लगाएंगे, बताऊंगी कैसे, तो जरा बताओ मुझे, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई यहां तक, गेटिंग ऑन टॉप, क्या गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया, क्या गलत किया है, अच्छा गलती कुछ हुई है क्या, देखो जरा, है, अच्छा अच्छा ठीक है, एक सेकंड में देखूं दोबारा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, अच्छा सॉरी, पी कॉमन, ये दोनों कॉमन आएंगे, यहां से क्या बचेगा, कॉमन गलत लिया है, जल्दबाजी में हो गया, यहाँ क्या बचेगा, ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब देखो अब ठीक है, जल्दबाजी में,
हाँ कोई बात नहीं है, गलती हो गई। अब देखना आगे, यहां से आगे, अब यहां तक समझ में आया कि नहीं आया कि ये कैसे सॉल्व किया है? लास्ट स्टेप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे कॉमन में ध्यान नहीं दिया मैंने। चलूं आगे? ओके चलो, ये हाथ से करके देखना पड़ेगा एक बार और, अभी खत्म हो जाने दो, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगी इसे। ये मिटा रही हूं यहां से। अब देखना, थोड़ा सा मिटाऊंगी बस। अब देखो, ये देखना जरा, मेरी बात सुनना। ये क्या है? ये वाली इक्वेशन ऐसे आ रही है, सीपी माइनस के सीवी बराबर डेली, ये ठीक है, ये इक्वेशन है। अब देखना जरा, एक चीज समझने की कोशिश करना, ये तो कुछ नहीं है, ताप के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन है, ताप के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन है। लेकिन ये देखना, ये वाला पद क्या कहलाता है? ये वाला पद, ये वाला पद डेली ओवर डेल वी टी, ये वाला पद बच्चों कहलाता है आंतरिक दाब, आंतरिक दाब। अब बोलोगे मैडम कैसे? तो ध्यान से समझना, आयतन के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि माना, माना मेरे ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से, माना मेरे ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से फैले हुए हैं किसी पात्र के अंतर्गत। अगर मैं ये कहूं कि इनके आयतन को, इनको छोटा कर दूं, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा या नहीं होगा? यानी कि मैंने इस आयतन को परिवर्तित करने की कोशिश की है। आयतन को परिवर्तित कहने का मतलब क्या है कि पहले एक गिलास के अंदर है, फिर इस गिलास की जगह पे मैंने उसको कटोरी में कर दिया है। समझ में आ रहा है? पहले कोई चीज ग्लास के अंदर है, फिर उसको गिलास को उड़ेल के मैंने उस चीज को कटोरी में कर दिया है। यानी कि कोई गैस भरी हुई है, कोई ठोस भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है, मैंने उस ठोस और द्रव को खिसका के किसमें भर दिया? आयतन में। आपको पता है अच्छे से, आपको ये वाली चीज पता है, ठोस और द्रव में कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं ठोस गैस, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। लेकिन जब गैसों की बात करें, तो गैसों की बात करें तो अब इनके आयतन के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमेशा शून्य होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी इंटरनल एनर्जी आप निकाल ही नहीं सकते, कभी भी किसी गैस को आप किसी पात्र के अंतर्गत रख ही नहीं सकते। जैसे ही गैस को किसी और में उड़ेलोगे, तो गैस के कण बंधे हुए नहीं है, अनियमित गति करते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। इट मींस इनके बीच में इंटरनल एनर्जी क्या होगी? आंतरिक दाब। अरे प्रेशर कब लगता है? प्रेशर तब लगता है जब कण एक दूसरे के नजदीक हो, कण एक दूसरे के पास हो। जब गैस में कण एक दूसरे के पास ही नहीं है तो दाब कैसे लगेगा? और आपस में कणों के बीच में दाब नहीं लगेगा तो गैसों में नहीं पाया जाएगा। ठोस और द्रवों के लिए तो ये इक्वेशन है, ठोस और द्रवों के लिए तो सीपी और सीवी में रिलेशन ये रहा, ठोस और द्रवों के लिए। लेकिन अगर गैसों के लिए बात की जाए, तो गैसों के लिए नोट्स में ये थ्योरी लिखी हुई है कि आदर्श गैसों के लिए आंतरिक दाब शून्य होता है। अगर ये आंतरिक दाब है तो ध्यान रखना, आदर्श गैसों के लिए, आदर्श गैसों के लिए डेल ई ओवर डेल वी टी इक्वल टू 0। अब जब ये 0 होगा तो क्या आएगा यहां से? अब देखना, यहां से क्या बचा? सीपी माइनस के सीवी बराबर क्या बचेगा? डेल वी ओवर डेल टी पी इंटू पी। ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखना, अब देखना मैं क्या कर रही हूं, आदर्श गैस समीकरण से पीबी बराबर एनआरटी, पीबी बराबर क्या आ गया? एनआरटी। यहां से वी बराबर निकालो, वी बराबर क्या आएगा? एनआरटी अपॉन पी। अब देखो, मुझे ये इक्वेशन के अंतर्गत ये मान रखना है, तो ध्यान से देखना, इस समीकरण का ताप के सापेक्ष स्थिर दाब पर अवकलन कर रही हूं, इस समीकरण का ताप के सापेक्ष, अच्छा अरे सुनो तो सही मैं क्या बोल रही हूं, जैसे देखना, ध्यान समझना।
ये ठोस है, एक तो ये ठोस में कण इस तरीके से है, ये एक ठोस है, इसके अंतर्गत एक पानी भरा हुआ है, ये द्रव है। ध्यान समझना, ठोस के अंतर्गत तो एक दूसरे पर अणु एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो अणुओं पे प्रेशर जब आप लगाओगे, दाब जब लगाओगे, तो मैं केवल लगा नहीं रही हूं, मैं आंतरिक दाब की बात कर रही हूं, आंतरिक दाब की। आंतरिक दाब को कहने का मतलब क्या है, जो अणु आपस में अंदर से निहित दाब है, इसके बीच में कण एक दूसरे के नजदीक हैं, और जब कण एक दूसरे के नजदीक होंगे ठोस में, तो दाब तो लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, यानी कि इसका आंतरिक दाब कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कभी भी इसका कुछ ना कुछ दाब होगा। ऐसे इसके अंतर्गत कण एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं, ये एक दूसरे पर प्रेस, ये केवल एक आदर्श गैस की बात कर रही हूं, जबकि आप कहोगे मैडम तो सिलेंडर में भर के रख सकते हैं गैस को, भर सकते हैं सिलेंडर में गैस को, फिर तो वहां तो दाब लगेगा, और क्या उसको उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है, जब जाके अंदर जाती है गैस सिलेंडर में, कि उसको गैस को क्या संग्रहित करना इतना पॉसिबल है। आपने देखा होगा कभी कभी सिलेंडर जब लीक कर जाता है तो गैस जहां जहां पूरे एनवायरमेंट में फैल जाती है, उसका कारण क्या है कि जैसे ही आदर्श गैसों की बात करोगे, तो आदर्श गैसों के अंदर गैसेस स्टेट में आप पढ़ के आए होंगे, जिसमें कहते हैं कि आदर्श गैस के कण काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ये मानते हैं कि जो उनके द्वारा लगाया गया दाब है, गैस के कणों के द्वारा लगाया गया दाब है, पात्र की दीवारों के द्वारा लगाए गए दाब के इक्वल होता है। यही तो पढ़ते हैं आदर्श गैसों में जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब कोई आदर्श गैस होती है, और आदर्श गैस के अंतर्गत मैं मान रही हूँ एनवायरमेंट में मान रही हूँ आदर्श गैस है, तो क्या वो कण एक दूसरे के नजदीक होंगे? पहले तो मुझे बताओ कि गैस के कण क्या एक दूसरे के नजदीक पॉसिबल हैं? ये मत कहना मैडम सिलेंडर के अंतर्गत तो होता है, वो मैंने आप जान के बाहर से दाब लगाया है, तब जाके वो संग्रहित हुए हैं। लेकिन अगर मैं दाब ना लगाऊं तो क्या गैस के कणों को संग्रहित कर पाना पॉसिबल है, हाँ या ना? बस मुझे इतना बताओ। नो। तो क्या फिर गैस के कणों पे दाब लगना पॉसिबल है? क्या गैस के कणों के अंतर्गत दाब होगा कोई? होगा या नहीं, ये बताओ, क्या पॉसिबल है, दाब हो सकता है? हो सकता है क्या दाब? नो पॉसिबल। तो बस ये दाब ही तो है, तो आदर्श गैसों के लिए हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। बस ये रीजन है, ये शून्य होता है। अब देखना, अब क्या कर रही हूं मैं, इसका इंटीग्रल कर रही हूं, किसके सापेक्ष? डिफरेंशियल कर रही हूं, किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष करो इस समीकरण का। कैसे करोगे मैडम? डेल वी ओवर डेल टी किसके सापेक्ष? पी के सापेक्ष, बराबर एन नियत है, आर नियत है, पी को स्थिर दाब पर कर रहे हो तो पी भी नियत, और टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1, टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1। इस डेल वी ओवर डेल टी पी का मान इस समीकरण में रख दो बच्चों, तो सी पी माइनस के सी वी बराबर रखो मान एन आर अपॉन पी इंटू पी, पी से पी कैंसिल, तो सी पी माइनस सी वी बराबर क्या आ गया? एन आर। और एक मोल आदर्श गैस की बात कर लें तो Cp माइनस Cv बराबर क्या होता है? R। दिस इज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। ये मेरी पूरी आज की डेरिवेशन रही है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है? कोई चीज ऐसी जो बिल्कुल बेझिझक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? कि मैडम आप जब टेस्ट लोगी तब मुझे सीपीसीबी आएगा या नहीं आएगा? आप सोच लो टेस्ट ऐसे नहीं होगा, मैं सामने बैठूंगी लैपटॉप की स्क्रीन के, आप सबके वेब कैम ऑन होंगे, और आप जब टेस्ट दे रहे होंगे तो मुझे पता चलेगा आप चीटिंग तो नहीं कर रहे कहीं। अभी 2-4 दिन में जो व्यवस्था सर ला रहे हैं ना, उसके बाद आप देखना कि आप सब मेरे सामने होंगे स्क्रीन पे, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। ओके। डाउट की स्पेलिंग बच्चों DOUBT होती है। DOUBT। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आती थी इंग्लिश, मैं भी बहुत ज्यादा कोई बहुत हाई फाई स्टूडेंट नहीं रही, आई वॉज एवरेज स्टूडेंट इन माई स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ। बट एक चीज जरूर थी कि मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा मतलब इसीलिए थोड़ा केमिस्ट्री के अंतर्गत इंटरेस्ट था, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी नहीं थी, थोड़ी अच्छी थी। ये तो 4-5 साल से मैं लगातार पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत। अब देखना, ये वाली चीज, हाँ
अरे कुछ नहीं किया, आदर्श गैसों के लिए ये वाली चीज जीरो हो गई, इस इक्वेशन पे जाना, ये वाली जीरो हुई तो क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे डेल वी ओवर डेल टी पी। ध्यान रखना अगर वो ठोस और द्रवों के लिए पूछेगा तो रिलेशन मेरा यहीं खत्म हो गया, ये जीरो नहीं कर सकते ठोस और द्रवों में, लेकिन गैसों के अंतर्गत पूछता है, वो लिखा आएगा उसमें, आदर्श गैसों के लिए सीपी और सीबी में रिलेशन निकालो। तो अगर आप अगर वो कुछ नहीं कहता है तो आप यहां तक भी निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो अब मैंने क्या बोला, ये मैंने क्या किया, आदर्श गैसों के लिए पीवी बराबर क्या मान लिया, एनआरटी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन, चलो मैं बाद में बताऊंगी, पीवी बराबर क्या आ गया, एनआरटी, वी बराबर क्या आ गया, एनआरटी अपॉन पी। अब मुझे इस इक्वेशन में मान रखने के लिए डेल वी ओवर डेल टी यानी कि ऐसी कुछ चीज चाहिए, ये कब आएगी, जब इस इक्वेशन का अवकलन कर दूं मैं टी के सापेक्ष स्थिर दाब पर, टी के सापेक्ष स्थिर दाब पर मैंने इसका अवकलन किया, तो अवकलन करना, एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट, स्थिर दाब पर अवकलन कर रही हूं तो पी भी कांस्टेंट, तो पी बाहर आ गया, आया नहीं, आया या नहीं, और टी का टी के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 1, ये रहा एन आर अपॉन पी। ये क्या आ गया, इस मान को डेल बी ओवर डेल टी पी के मान को इस समीकरण में रखना, इस समीकरण में रखोगे तो क्या आएगा, सीपी माइनस सीवी बराबर एन आर अपॉन पी इंटू पी, पी से पी क्या हो गया कैंसिल, सीपी माइनस सीवी बराबर क्या आ गया, एन आर। एक मोल आदर्श गैस के लिए क्या आ गया, एक मोल आदर्श गैस के लिए क्या आ गया, एन बराबर 1 रख दो, सीपी माइनस सीवी बराबर आर। दैट्स कॉल्ड रिलेशन बिटवीन, यानी कि सीपी और सीवी का डिफरेंस गैस स्थिरांक के बराबर होता है आदर्श गैसों के अंतर्गत। अब मुझे बताओ, अब कोई डाउट है, बताओ फटाफट, अब कोई डाउट है, पक्का, फटाफट एक बार बता दो। ठीक है, अच्छे से आ गया, अब कर दोगे खुद से, अच्छा एक बार फिर से इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हल्का सा मैंने क्या किया है, एक बार इसको रिवाइज करते हैं और फिर आप करते रहना। सीपी और सीपी में रिलेशन कैसे निकाला मैंने, पहले सीपी को, ये थोड़ा अच्छे से आवाज आए मेरी, सीपी की वैल्यू क्या होती है, डेल एच ओवर डेल टी पी, ये रख दिया। सीवी क्या होता है, डेल ई ओवर डेल टी वी, चूंकि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, क्योंकि सीपी क्या है, आंतरिक ऊर्जा, सीपी क्या है, एंथैल्पी में चेंज है, और एंथैल्पी क्या होता है, ई प्लस पीवी, तो सीपी बड़ा हो जाएगा सीवी से। सीपी माइनस मैंने क्या कर दिया, सीपी माइनस सीवी, दोनों का मान रखेंगे डेल एच ओवर डेल टी पी माइनस डेल ई ओवर डेल टी वी, रख दिया। इस मान को रखने के बाद आपने क्या किया, इस मान को रखने के बाद आपने माना कि एच बराबर क्या होता है, ई प्लस पीवी, एच का उसका अवकलन किया डेल एच ओवर डेल टी पी, ऐसे करके उसका अवकलन कर दिया, जो भी अवकलन आया उसकी वैल्यू डायरेक्ट इसमें रख दिया आपने उस इक्वेशन के अंतर्गत। इक्वेशन में रखने के बाद वहां से आपको मिला डेल ई ओवर डेल टी पी, ऐसे करके कोई वैल्यू मिली। फिर मैंने क्या माना, माना ई जो है वो ताप एवं आयतन का फलन है, तो उसका पूर्ण अवकलन कर दिया। जो वैसे मैंने पूर्ण अवकलन किया, यहां तक करा दिया मैंने, 1 मिनट क्लास चल रही है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने किया कि सीपी, नोट्स की कॉपी यहां तक भेजना है, ये हो गया कंप्लीट कल से, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, सीपी और सीबी के बीच में फिर क्या किया मैंने, फिर उसमें ये किया, ई जो है वो ताप एवं आयतन का फलन है, ताप एवं आयतन का फलन निकाल के उसका पूर्ण अवकलन कर दिया। जैसे ही पूर्ण अवकलन किया तो मैंने वो वैल्यू डायरेक्ट उसमें मान रख दिया, और मान में रखने के बाद वो वैल्यू कट गई, और कटने के बाद कॉमन आया, कॉमन आने के बाद ये वाली चीज बची, और इस चीज को करने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे निकाल दिया कि आंतरिक दाब होता है वो होता है 0, और आंतरिक दाब को 0 करने के बाद में आदर्श गैसों के अंतर्गत फिर मैंने क्या किया, पीवी बराबर एनआरटी को वी के डेल वी ओवर डेल टी पी निकाल दिया यहां से, और सीपी माइनस सीवी बराबर क्या आ गया, आर। ध्यान रखना मैं यहाँ पे फिर लिख दे रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपको 10 सेकंड के अंतर्गत के लिए नोट्स मिलेंगे, आप उनके स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी सामने रखना, खुद हाथ से करके देखना। ये वाली चीज भेज दी कल, ये भेज दिया, हाँ तो ये, हाँ ये,
फिर ये चैप्टर खत्म होने वाला, लास्ट है। हाँ तो आप ऐसे करना, तो ये यूनिट तो खत्म, ये चैप्टर ही खत्म होने वाला है, 2-3 दिन की और बात है। 2-3 दिन के अंतर्गत मैं आपका ये चैप्टर क्लोज करूंगी और इसके बाद हम चलेंगे थर्मोकेमिस्ट्री की ओर, जो इसका सेकंड चैप्टर है। फिर हम पढ़ेंगे आप चाहें तो थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। मैडम अभी थर्मोडायनेमिक्स सेकंड हमारा पढ़ने का मन नहीं है, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन से बिजी हो गए, थोड़ा बोर हो गए हैं, तो हम फेज इक्विलिब्रियम की ओर भी चल सकते हैं थर्ड यूनिट में, जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, बहुत मजा आने वाला है फेज इक्विलिब्रियम पढ़ने में। कम से कम आप ये मानो फेज इक्विलिब्रियम इतनी सिंपल यूनिट लगेगी आपको, जब पढ़ेंगे तब बताऊंगी कि मैं एक्चुअली में फेज इक्विलिब्रियम होती क्या है। आप उसके नोट्स हैंड टू हैंड बनाते चलेंगे, क्योंकि उसके नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, शायद फेज इक्विलिब्रियम के नहीं है। ध्यान रखना, फेज इक्विलिब्रियम के नोट्स मेरे पास नहीं मिलेंगे आपको थर्ड यूनिट के, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको हैंड रिटन हैंडमेड नोट्स आपको मैं दे दूंगी, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अगली क्लास में यानी कि कल मिलेंगे जूल के नियम के साथ, कि जूल का नियम क्या है, जूल थॉमसन गुणांक निकालना सीखेंगे, जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में। हाँ ओके, थैंक यू।